AEW डायनामाइट लाइव थी न्यू ईयर्स डे पे और जॉन मॉक्सली के कंटेंडर्स की तरफ अब नेक्स्ट मैचेस की तरफ हमें और आइडिया लगना शुरू हुआ है। लेकिन क्या 2025 के लिए AEW ने एक प्रॉमिसिंग शो डिलीवर करा है कि हम कंपनी से बेटर उम्मीदें लगा पाए। शो को करेंगे रिव्यू, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। 300K जो है उसको हम चेस कर रहे हैं टिल रेसलमेनिया। ये शो स्टार्ट होता है, जॉन मॉक्सली आते हैं और उनका ये प्रोमो दिखाया जाता है वर्ल्ड्स एंड के बाद, जो कि पहले ही फिल्म कर लिया गया था। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि किस तरीके से मरीना शफीर ने एक बुलेट ली थी वर्ल्ड्स एंड में, मॉक्सली की जीत में उनका काफी बड़ा हाथ था, लेकिन ये वो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे बिकॉज इसी वजह से डेथ राइडर सबसे डोमिनेंट बनेंगे। वो बात करते हैं कि कैसे AEW चैंपियनशिप को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे इससे पहले कि किसी और का भी हाथ उसके ऊपर लग सके। और क्योंकि वो इकलौते ट्रू किंग है ऑल एलीट रेसलिंग के, तो जितने भी लोग उनके सामने आ रहे हैं वो सिर्फ चिल्लाते हैं। और एज यानी कि एडम कोपलैंड एक लाउडेस्ट गाय इन द रूम था वर्ल्ड्स एंड में, उससे ज्यादा उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जो मेन शो था आज स्टार्ट होता है हैंगमैन एडम पेज और ऑरेंज कैसिडी के इस मैच से। और ओवरऑल भी आज डायनामाइट का शो बहुत ऊपर नीचे था। एंड में मैं इसके बारे में ओपिनियन दूंगा। इस मैच की जहां तक बात है, एक डिसेंट बैक एंड फोर्थ मैच था। हैंगमैन पेज जीत जाते हैं डेड आई लगा के। इसके बाद हर्ट सिंडिकेट का मैच होता है अक्लेम्ड के साथ, जहां पे एंथनी बोवेंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस मैक्स कास्टर के टैग से, बिकॉज मैक्स कास्टर को तो खुद लड़ने का मन था। तो वो सिर्फ रिंग साइड से बाकी मैच देखते हैं और बुरे तरीके से पिटाई होती है। यहाँ पे जीत जाती है हर्ट सिंडिकेट और बोवेंस वहां से चले भी जाते हैं। तो अक्लेम्ड का यहाँ पे क्लियरली हमें ब्रेकअप दिखाया जा रहा है। जूलिया हार्ट का मैच होता है जेमी हेटर के साथ, जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, क्राउड भी कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। और मुझे पता है एक ऐसा पॉइंट था जहां पे जेमी हेटर को वन ऑफ द टॉप स्टार्स बोला जा रहा था। फिर ऑल इन में जब से प्री शो के अंदर उनका रिटर्न हुआ है तब से बिल्कुल उनका स्टॉक नीचे गिर चुका है। तो यहाँ पे वो मैच भी हार गई। तो क्लियरली ऐसा लगता नहीं है कि कुछ खास प्लान्स हैं उनके और आगे AEW को लेके। केनी ओमेगा का रिटर्न ऑफिशियली नेक्स्ट वीक के लिए अनाउंस कर दिया गया है। डायनामाइट पे वो आने वाले हैं और साथ के साथ थोड़ा हिंट भी दिया जा रहा है कि ओकाडा और ओमेगा की फ्यूड कंटिन्यू हो सकती है। जबकि ओकाडा के इस प्रोमो में क्लियरली यहाँ पे मेंशन करा गया कि अब कितनी बार वो ओमेगा को हराएंगे, तो ओमेगा को उनके बिजनेस में दखल नहीं देनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट वीक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। मे बी ओकाडा वर्सेस ओमेगा हमें दोबारा देखने को मिलेगा। मर्सिडीज मोने आती है रिंग में इसके बाद अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, और वो बात करती है कैसे वो बेस्ट स्टार थी विमेंस पूरी डिवीजन में रेसलिंग की दुनिया में 2024 के अंदर। वो यहाँ पे एक पैकेज दिखाती हैं जहाँ पे उनके सबसे हाईली रैंक्ड मैचेस होते हैं। और यहाँ पे बेसिकली ये सेगमेंट सिर्फ प्रमोट करने के लिए थी मीना शिराकावा के साथ, जो उनका डायनेस्टी में मैच होने वाला है न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर। वो कहती है मैं और गोल टारगेट कर रही हूँ इस साल और मैं उसको भी लेके रहूंगी शिराकावा के अगेंस्ट। अब यहाँ पे कैसीनो गॉन्टलेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है नेक्स्ट वीक के लिए, और उसका जो विनर होगा वो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा 16 जनवरी वाली डायनामाइट में और लड़ेगा जॉन मॉक्सली से फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। और इसके क्वालिफायर में यहाँ पे एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा था जे वाइट, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एंड स्वर्व स्ट्रिकलैंड का। अब आई डोंट नो कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने ऐसा क्या किया है कि उनको नंबर 1 कंटेंडर का मौका मिल रहा है, लेकिन जे वाइट काफी क्लियर थे अपने प्लान में कि अगर व्हीलर यूटा ना होता तो मैं 2024 एंड करता एज द AEW वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन उस चीज को वापस कंटिन्यू करेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे। इस मैच में एक बहुत कमाल की चीज देखने को मिली कि स्वर्व को जब मोमेंटम मिल रहा था तो रिंग साइड पर रिकोशे आते हैं और उनके सर पे सीजर से अटैक कर देते हैं भाई ब्रूटल तरीके से। तो वो तो मैच के बाहर हो जाते हैं और उसके बाद ब्लेड रनर लगता है यहाँ पे रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के ऊपर और क्लियरली यहाँ जे वाइट इस मैच को जीत चुके हैं, वो गॉन्टलेट का पार्ट होंगे। लेकिन मैच के बाद रिकोशे का अटैक खत्म नहीं हुआ था और AEW में अराइव होने के 4 महीने बाद अब जाके ऐसा लग रहा है कि रिकोशे ने कुछ ऐसा किया है जिसकी तरफ लोगों की नजरें जाएंगी। भाई स्वर्व को अटैक करा, बुरे तरीके से उनका खून निकाला, सीजर्स मारी और उनको चेयर पे बिठा के अपना स्पिरिट गन फिनिशर भी लगा दिया। और काफी वो हील वाली जो वाइब है वो आ रही थी। U-Sick F की चैंट भी हुई रिकोशे के लिए यहाँ पे। तो क्लियरली क्राउड इस चीज को भी पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन वो जो डोमिनेंट हील वाली बात है ना, पहली बार वो बिहेवियर रिकोशे का आज टीवी पे देखने को मिला है, तो वो ट्रांसलेट तो आज अच्छे से हुआ। लेकिन उनकी जो लाफ थी एंड में, जबकि वो क्रिंज थी, लेकिन उनके कैरेक्टर पे कहीं ना कहीं सूट भी करती है। तो उन्होंने बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया स्वर्व स्ट्रिकलैंड को। अनडिस्प्यूटेड किंगडम आती है बाहर, लेकिन बहुत ही लेट आते हैं वो, जहां काइल ओराइली, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और एडम कोल हैं, सारे अब एक साथ हो चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रिंस नाना को भी रिकोशे यहाँ पे स्टील स्टेप्स के अंदर फेंक देते हैं और ये बड़ी फ्यूड यहाँ पे अब रिकोशे और स्वर्व के बीच में बनाई जा रही है। आई डोंट नो कि स्वर्व और बॉबी लैशली की फ्यूड का क्या होगा इसके बीच में, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज हम जानते हैं कि हर्ट बिजनेस ने रिकोशे को भी अलाइन करने की कोशिश की थी, तो शायद वो ऑफर अब उनको वापस दिया जाएगा। ये सारी जो आज रिकोशे की हरकतें हैं ये देखने के बाद अगली चीज की बात करते हैं तो मराया में बैकस्टेज थी और वो कहती हैं कि कैसे किसी भी और फीमेल सुपरस्टार से ज्यादा मैचेस उन्होंने 2024 में लड़े हैं। और वो ये भी बात
बात करते हैं कि जबकि बाकी लोग फेक कर रहे थे इंजरीज को, कुछ लोग अपनी ऑडिशंस फेल कर रहे थे, कुछ लोगों को याद नहीं है वो हैं कौन, जैसे कि ऑब्वियसली टोनी स्टॉर्म की वो बात कर रही हैं, लेकिन खुद अगर वो अपनी बात करें तो शी इज अ वुमेन फ्रॉम हेल और उनको तुम टच नहीं कर सकते, तुम ट्राई जरूर कर सकते हो और उनको अच्छा लगेगा वो देखते हुए, लेकिन मराया मे के आसपास भी कोई नहीं है। तो ये प्रोमो उनकी तरफ से देखने को मिला। अभी जेफ जैरेट की सेगमेंट हुई आज और इन्हीं चीजों के लिए AEW को थोड़ा बहुत भाई जो है वो बेकार बोला जाता है, बिकॉज आखिर 2025 में जेफ जैरेट के करियर से मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। तो इस प्रोमो में आपको बात करते हैं कि कैसे उनकी फैमिली इतने सालों से बिजनेस में है, 1970s से कैसे उन्होंने TNA को फॉर्म किया, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट रेसलिंग प्रमोशंस बन गई थी एक टाइम पे, जहां बेस्ट क्वालिटी ऑफ रेसलिंग और कंटेंट देखने को मिलता था। और अब जेफ जैरेट सोच रहे थे कि उनका टाइम आ चुका है खत्म होने का, लेकिन हमेशा वो हाई रिस्क लेते हैं तो उनको हाई रिवॉर्ड ही मिला लाइफ में, और एक हाई रिस्क को इस साल लेंगे, एक बार और मौका देंगे और उन्होंने 1 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, टैलेंट कॉन्ट्रैक्ट विद AEW, और वो अपने आप को गॉन्टलेट में ऐड कर देते हैं जहां पे वो लड़ेंगे फॉर एन अपॉर्चुनिटी और वो जीतना चाहते हैं AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब मुझे नहीं पता कि टोनी खान के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जेफ जैरेट को AEW चैंपियनशिप का मौका मिलते हुए देखना आखिर 2025 में कौन ही वो चाहता है। ये रेटिंग्स को बढ़ाएगा नहीं, ये रेटिंग्स को कबर के अंदर डालेगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि एक अलग से वीडियो बनाई जाए AEW में और 2025 की थोड़ी प्रेडिक्शन करी जाए कि ये कंपनी साल के एंड में कहां तक होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लॉजिक से बात करी जाए और ऐसे पॉइंट्स में लाके रखूं जिसमें सेंस भी बने और फिर कुछ प्रेडिक्शंस भी कि मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि साल के एंड तक हो सकता है। लेकिन जेफ जैरेट कहीं नहीं जा रहे, उन्होंने बता दिया पावर हाउस हॉब्स का यहाँ पे एक हैंडीकैप मैच होता है, आई डोंट नो ये क्यों हो रहा था, लेकिन उनको जिताया जाता है। इसके बाद MJF का ये प्रोमो वर्ल्ड्स एंड के बाद, जहां वो बैठे हुए हैं कहीं तो जमीन पे, ऐसा लगता है किसी गैराज में या वर्कशॉप के अंदर, और वो बात करते हैं कि कैसे फाइनली बेटर देन यू बेबे जो चैप्टर है उनका एडम कोल के साथ, वो अब खत्म हो चुका है। वो बोलते हैं कि देखो भाई, अगर जॉन मॉक्सली अपने आप को किंग बोलता है तो मैं तो गॉड हूं, तो आखिर किंग गॉड का क्या लगता है। वो कहते हैं कि ये बात जॉन मॉक्सली को भी पता है कि डेविल के लेवल पे कोई भी नहीं है, और MJF यहां पे कहते हैं कि जो डेविल का ड्यू है, जो उसको चीजें करनी बाकी हैं, वो 2025 में वो वापस लेके रहेगा एक ऐसी चैंपियनशिप जो वो कभी एक्चुअली में हारे भी नहीं थे सही से। तो MJF ने भी यहां पे मैसेज सेंड कर दिया क्लियरली जॉन मॉक्सली की तरफ, जेफ जैरेट को वो टाइटल चाहिए, यहां पे जे वाइट को वो टाइटल चाहिए, क्रिश्चियन में कहीं ना कहीं उस टाइटल के पीछे हैं। और फाइनली शो के मेन इवेंट की बात करें, रेटेड FTR वर्सेस द डेथ राइडर्स, तो यहां पे एज यानी कि एडम कोपलैंड, या फिर मैं बोलूं द रेटेड R सुपरस्टार कोप भी अब जॉन मॉक्सली के टाइटल के पीछे हैं, बिकॉज जी हाँ, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है और एडम कोपलैंड से अब सिर्फ उनका नाम है कोप। भाई मैं एज को कभी कोप नहीं बुला पाऊंगा, मुझे माफ कर दो, मैं तो एज ही बोल सकता हूं या मैं एडम कोपलैंड बोल सकता हूं। ये कोप कौन है भाई? ऐसा लग रहा है कोई नया स्टार आया है इंडी रेसलर AEW में, जो कि बहुत ही बढ़िया है, बट दिस इज द रेटेड R सुपरस्टार एज, तो उसको कोप बुला बुला के कमेंट्री में ना हर बार इतनी बार कोप बोला कि बहुत ही अजीब लग रहा था। तो इस मैच की हम बात कर लेते हैं, जो कि एक मेन इवेंट के हिसाब से डिसेंट मैच था। जॉन मॉक्सली को ऑब्वियसली इंटरफेरेंसेस का फिर से बेनिफिट यहां पे मिल रहा था, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उनको टेबल के ऊपर फेंका जाता है और एज सीधा बैरिकेड के थ्रू कूद जाते हैं जॉन मॉक्सली के ऊपर। ये काफी इंटरेस्टिंग था और रेफरी क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड था इन चीजों से जो कि रिंग साइड पे चल रही थी, जे वाइट आते हैं और इसका फायदा उठा लेते हैं। व्हीलर यूटा को एक ब्लेड रनर अपना फिनिशर लगाते हैं और इसका फायदा मिलता है रेटेड FTR को, शैटर मशीन और उसके बाद स्पीयर लगाते हैं एज, और यहाँ पे उनको विक्ट्री भी मिल जाती है। तो जो व्हीलर यूटा की वजह से जे वाइट नहीं जीत पाए थे वर्ल्ड्स एंड में, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने छोटा मोटा बदला तो ले लिया, लेकिन बड़ा बदला वो चाहते हैं जॉन मॉक्सली को हरा के लेना। और अब MJF, एज, जे वाइट, 3 मेन कंटेंडर्स लग रहे हैं, कहीं ना कहीं हैंगमैन पेज भी, जो कि उस चैंपियनशिप के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये जो डायनामाइट का शो था भाई, बहुत ही बेयर एवरेज शो था। रिकोशे वाली चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी है, लेकिन अब कोई डायरेक्शन मुझे भी नहीं दिख रही कि कहां जाएगा ये। AEW की टेक ओवर वाली स्टोरी तो मुझे लगता है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कोई शेन मैकमैन या कुछ भी आ रहा है। जो भी वो बिहाइंड द सीन्स डील थी शेन के साथ, जिसको रूमर किया जा रहा था, मुझे लगता है वो कोलैप्स हो चुकी है पूरे तरीके से और अब हमें कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं शो के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में। जैसा कि मैं कह रहा हूं, अब कंटेंट रुकने वाला नहीं है रेसल इंडिया के ऊपर, तो स्टे ट्यून करें, सब्सक्राइब करें। 300K बाय रेसलमेनिया हमको अचीव करना ही है भाई, बट एनी कॉस्ट। तो थैंक यू सो मच। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।